अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। फ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आज मुल्की मईशत के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी है। बड़ी अहम ब्रीफिंग थी और इसमें फ्यूचर की जो हिकमत अमली है या जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में आगाह किया। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और बिलखुसूस फूड इन्फ्लेशन के हवाले से हम बात करेंगे। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया ने फूड क्राइसिस का सामना किया और फूड इन्फ्लेशन बढ़ी। जहाँ फूड इन्फ्लेशन बढ़ी वहीं पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है पूरी दुनिया में जहाँ पर मईशत को काफ़ी हद तक इस्तेहकाम मिला और मईशत को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक को हुआ। उसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं, उसका आज हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। कमज़ोर तबके को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका कहना था। किसान को फसल की सही कीमत देने के लिए आड़ती का किरदार जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ये बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अगर ये हो जाता है तो किसान के जो ग्रीवेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। दालें घी की कीमतों में इस साल के आखिर तक कमी का इम्कान है और 10 दिनों में आटे की कमी का भी जिक्र कर दिया उन्होंने कि 10 दिनों में आटे की कीमत कम हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब और माविन खुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निचले तबके के 35 से 40% लोगों को कैश सब्सिडी देने जा रहे हैं और मिडिल क्लास और पसमानदा तबके को यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी उन्होंने जिक्र किया है। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में वाज़े जो है बेहतरी आई है और बड़े हैं, इजाफा हुआ है। सरकारी मलकियत के इदारों का खसारा मईशत पर बोझ है, ये बार बार कहा जा रहा था और पहले भी कहा जा रहा था, जिसमें PIA है, केस्को है, रेलवे और ZTBL है। इस जैसे बड़े इदारे जो हैं वो इस वक्त खसारे में हैं। निजकारी कमीशन के जरिए इन इदारों को बोर्ड बनाए जा रहे हैं, यानी इनका बोर्ड बनाया जाएगा। टैक्स गोशवारे जिनके अभी तक जमा नहीं, उस हवाले से भी बात उन्होंने की है कि इसकी तारीख में तोसी का जायज़ा भी लिया जा रहा है। ओवरऑल हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ माहिरीन भी मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जा बेहतरी हासिल हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो सरप्लस में गया, जो कि डेफिसिट का हमेशा शिकार रहता था। हाँ, ये बात भी यहाँ पे करना ज़रूरी है कि हम बहुत सारी अशियाए खुर्दनोश इंपोर्ट करवाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। लेकिन हमारा मौजू ये होगा कि इन्फ्लेशन रोकने के लिए तो एक तो हुकूमती इकदामात हैं, लेजिस्लेशन है या सब्सिडी देना है या कोई खुसूसी पैकेज देना है, लेकिन इंतज़ामी उमूर आज कहाँ पे हैं? यानी हमारी इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, मैजिस्ट्रेट्स जिन्होंने कीमतों का तयन करना है और उसको यकीनी बनाना है कि जो सरकारी नर्ख पे अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो बेची जाएँ, इस पर भी हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर इक़्तिसादियात हैं, सनतकार हैं, बड़ा नाम है। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में नुसरत वाहिद साहिबा, आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, थोड़ी सी मैंने तमहीद बांधी और इंट्रो में कुछ ऐसे एरियाज़ का जिक्र किया जिस पे काम करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं ओवरऑल आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक निचले तबके का, एक आम आदमी का मसला है इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ी है। जहां पर आपको याद होगा कि पेट्रोल के रिजर्व्स जो थे वो पड़े हुए थे और काफ़ी कम कीमत हो चुकी थी। उन दिनों में दालों की कीमतों में हम कमी नहीं कर सके, ऑयल की कीमतों में हम कमी नहीं कर सके। ईज़ ऑफ डूइंग में तो हमारी बेहतरी नज़र आ रही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है सर? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी थी और उसका जो जेस्ट है लुबे लुबाब, वो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर, किसान, खाने पीने की जो अशिया हैं उसमें जो महंगाई है, उनकी कीमतों में जो इजाफा है और फ्यूचर में किस तरह से इनको वो कीमतों में कमी करने का इरादा रखते हैं और किस तरह से कीमतों में कमी हो जाएगी पे बात की। अगर आप मुझसे पूछें कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, तो मैं कहूँगा पहले नंबर पे, दूसरे और तीसरे नंबर पे वो है महंगाई का, इन्फ्लेशन का, अफरात ज़र का। और अफरात ज़र महंगाई भी खाने पीने की अशिया में है, जिसमें आपको पता है कि चीनी है, जिसमें आटा है, जिसमें दालें हैं, खुर्दनी तेल है, ये सब चीज़ों से जो एक आम आदमी को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उसकी आमदन जो है
वो इस रफ्तार से हमारे यहाँ बढ़ी नहीं है जिस रफ्तार से जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसमें इजाफा हुआ। तो उसकी वजह से वो एक आदमी बिलबिला रहा है, परेशान है। बल्कि अब ये तकलीफ जो है सफेद पोश इंसानों तक भी पहुंच चुकी है। अब इसमें देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आज उन्होंने जोर दिया, क्या किरदार है। देखिए, हमारा एक वक्त था कि पाकिस्तान नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन होता था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड आइटम्स होता था, वेजिटेबल्स, फ्रूट, चावल, खुर्दुनी तेल, शुगर, वीट। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि ये खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट करना पड़ रही है। फूड ग्रेन की इंपोर्ट से भी हमारे इंपोर्ट बिल पे बहुत वजन पड़ रहा है। तो एक तो ये देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने एड्रेस करना है, किसान की जो फेयर प्राइस है वो उसको मिलेगी तो फिर वो इसमें दिलचस्पी लेगा। कॉटन की प्राइस में बुरी तरह से मार खाई है। पिछले साल हमने 13 मिलियन बेल्स हमारी प्रोजेक्शन थी और हमें मिले 7.5 से 8 मिलियन बेल और 2 से 3 मिलियन बेल हमने इंपोर्ट किया। इस बार हर एक आदमी ये कह रहा है कि जी 2 महीने का ट्रेड डेफिसिट 7.5 बिलियन है जुलाई और अगस्त का, बहुत है। ये आस्ते आस्ते ही सब चीजें आप इंपोर्ट करने पे चले गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत के इंपोर्ट बिल बढ़ा है। खाने पीने की अशिया आपके मुल्क में डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म आउट हो गया है, वो नहीं मिल रही तो वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। फिर वैक्सीन आपने इंपोर्ट करनी पड़ी है कोई 700-800 मिलियन डॉलर की। इन सब चीजों ने आपके ज़खायर के ऊपर अच्छा प्लस साहब ये बताइएगा कि पेमेंट का एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करते हैं। एक्सचेंज रेट के हवाले से फिर अगले मरहले में मैं पेरिशेबल आइटम्स का भी जिक्र करूंगा जो आज फोकस था शौकत तरीन साहब का। ये एक्सचेंज रेट से इन्फ्लेशन का कितना अमल दखल है एक्सचेंज रेट का, और इस पर काबू पाने के लिए कहाँ कहाँ पे फ्लॉज आपको नजर आ रहे हैं, कहाँ कोई ऐसा गैप है जिसको फिल करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है उसमें कमी जो है नहीं आ रही जितनी फौरी तौर पर कमी आनी चाहिए। जी देखें, एक्सचेंज रेट जो है जब डॉलर की एप्रिसिएशन होती है, रुपये की डिवैल्यूएशन होती है, तो एक डॉलर के मुकाबले में हमारा 152 रुपए से रुपया गिर के 168 रुपए पे और आज 169 पर आ गया है। ये जो 15-16 रुपए की एक डॉलर के मुकाबले में हमें ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। तो जितने डॉलर की इंपोर्ट्स हो रही है, जितने डॉलर्स की इंपोर्ट हो रही है, टोटल तो कोई 55 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है, तो उसके ऊपर आपको डॉलर को अदायगी के लिए अब 15-16 रुपए फी डॉलर बढ़ गए। तो खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट हो रही है, लिहाजा उनकी भी लैंडेड कॉस्ट बढ़ गई है। एक और चीज बदकिस्मती से इस वक्त जिसमें हुकूमत बेचारी का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गई है, वो हमारे लिए मसला बना हुआ है एक्सपोर्टर के लिए, वो फ्रेट है। वो फ्रेट जो है वो 700 से 900% बढ़ गया है। यूरोप का $1200 होता था एक 40 फीट कंटेनर, आज वो हो गया है $6500। अमेरिका का $14000 हो गया है, जो $2-3 होता था। तो ये चीजें भी आपको मार रही हैं जिससे लैंडेड कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक तो डॉलर, और डॉलर की वजह कुछ तो यह है कि इंपोर्ट बढ़ी। दूसरी जो वजह है जो छुपी हुई है वो ये कि लोग 40,000 रुपए वाले इनामी बॉन्ड मार्केट में बेच रहे हैं क्योंकि वो बंद होने वाले हैं, और वहां से फिर वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डॉलर मार्केट में उठा रहे हैं। अच्छा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। एक और चीज अफगानिस्तान का मसला भी डॉलर का, अफगानिस्तान में डॉलर नहीं है, फ्रीज हो गए। वो हमारे मार्केट से जितने डॉलर है सक कर रहे हैं डॉलर के कुछ पेमेंट करने के लिए, और उससे डर लग रहा है कि ये डॉलर और ऊपर जाएगा। तो डॉलर ऊपर जाएगा तो मजीद महंगाई होगी क्योंकि इंपोर्टेड कॉस्ट आपके बढ़ जाएंगी, खाने पीने की अशिया की लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो ये तमाम चीजें एक कंबाइंड इफेक्ट जो है वो महंगाई के ऊपर डाल रही है। अच्छा बेग साहब ये बताइएगा, मैं फिर अपने मेहमानों की तरफ भी बढ़ूंगा क्योंकि ये 2-3 सवाल बड़े अहम थे और आप की एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी स्पेशलिटी भी है और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। पूरी दुनिया जहां कोविड से उनकी मईशत को नुकसान पहुंचा है, जहां पे ओवरऑल अगर हम देखें तो जो इकॉनमी है क्रैश की है काफ़ी हद तक, स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें क्या सूरत हाल है। वहीं पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं
वो इसकी बेनिफिशरी भी रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली करंट अकाउंट जो है डेफिसिट जो है वो हमारे सरप्लस में जाना था, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, कुछ एसओपीज का भी मसाइल थे। तो ये बताइएगा कि वो जो बेनिफिशरी हैं इस कोविड के, क्या पाकिस्तान उस सफ में शामिल है? देखिए, हमने कोविड का मामला बड़ी अच्छी तरह से इस हुकूमत ने मैनेज किया है। मैं हेड्स ऑफ पीटीआई को देता हूँ, और उसकी वजह से हमारी वर्चुअली इंडस्ट्री नॉर्मल काम कर रही है। ठीक है। बल्कि हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर इतने बड़े हैं कि हम मजीद ऑर्डर अब नहीं ले रहे। एक तो इस वजह से कि हमारा फ्रेट में जो कंटेनर है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। हर एम्प्टी बॉक्स दुनिया का वो चाइना उठा रहा है। 5000 खाली बॉक्सेस कंटेनर जो चीन ने उठाए शंघाई से शिपमेंट करने के लिए यूरोप एंड अमेरिका। तो एक तो ये पोजीशन इसलिए हम नहीं हाथ डाल रहे कि अगर हमने बड़े ऑर्डर ले लिए और कंटेनर और महंगे हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान को फायदा जरूर हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे ममालिक में जहाँ कोविड की शिद्दत बहुत ज्यादा है, बायर का कॉन्फिडेंस नहीं है। बायर जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि कोविड की को बड़ा अच्छी तरह मैनेज किया है, लिहाजा हम ऑर्डर यहाँ प्लेस करेंगे और हमें उम्मीद है कि वक्त पे मिल जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम वक्त पे शिपमेंट भी कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट बड़ी है। और इस बार जो एक्सपोर्ट का टारगेट है हमारा, हमने 27 बिलियन का ये गुज़िश्ता साल करा था, और इस बार 30-31 बिलियन का हमने एक टारगेट करा, फिर 38 बिलियन का। हालांकि कोविड में श्रिंक हुई है, एक्सपोर्ट्स भी अपनी श्रिंक हुई है, लेकिन पाकिस्तान वो चंद ममालिक में है जहां कोविड की शिद्दत इतनी नहीं है, लिहाजा बायर का कॉन्फिडेंस हमारी तरफ आया है और बायर हमसे चीजें लेने के ऊपर कंफर्टेबल है। ज्यादा वो उसको इत्मीनान ये है कि हम डिलीवरी कर पाएंगे। और ठीक है बेग साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा। नुसरत वाहिद साहिबा, ओवरऑल अगर हम जायजा लें, पॉलिटिकली भी अगर हम देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इक़्तिदार संभाला था तो डेफिनेटली उनका टारगेट था कि एक आम आदमी, एक निचले तबके को या दिहाड़ीदार को या मजदूर कार तबका जो है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो उसको तो कंसर्न है आटे, चीनी, दाल, जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने भी कहा, घी से उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं। क्या समझती हैं आप कि इन 3 सालों में कितनी अचीवमेंट आई है? गो के महंगाई बढ़ी है, कोविड की वजह से भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन जब आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला था तो पहले साल भी हमने ये देखा था कि एकदम इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसके लिए इंतज़ामी उमूर आज किस तरह आप उनको हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि इंतज़ामिया ने कंट्रोल करना है और मजिस्ट्रेट्स जो हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की फ़ालियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरफ भी तवज्जो दी गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। देखें, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात की जा सकती है कि जब हमने हुकूमत शुरू की तो उस वक्त हमारे पास रिज़र्व बहुत थोड़ा था और मुल्क चलाने के लिए भी नहीं था। कर्ज़े और सूद देना तो बहुत अलग की बात है, वो फिर उसके लिए आपको पता है किस तरह मुख्तलिफ ममालिक के पास गए, मुसलमान मुल्कों के पास वज़ीर आज़म, और उनसे पैसे लिए और चाइना ने भी हेल्प आउट किया और इस तरह फिर हमारी इकॉनमी चलना शुरू हुई। अब माशाल्लाह जैसे आपने खुद जिक्र किया, इश्तियाक बेग साहब ने भी यही कहा कि ये जो हालात हैं ये इस वक्त फिर भी बाकी तमाम ममालिक से बेहतर हैं कि हम लोग पिछली हुकूमत थी उसने टोटल एक्सपोर्ट बंद की हुई थी, सिर्फ हम इंपोर्ट कर रहे थे और उसकी वजह से चीज़ें बहुत महंगी महंगी इस्तेमाल करने की लोगों को आदत बन गई, क्योंकि लोग मतलब नॉर्मल उसमें जाके जी आप इंपोर्टेड चीज़ें ले रहे हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी था कि हम एक्सपोर्ट करें चीज़ें, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इंडस्ट्री सारी काम कर रही है। आपको पता है फैसलाबाद 100% पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो हमारी मईशत की जो सबसे बड़ी जड़ है वो इमारात की वो है, वहाँ पर आप देखें कि किस तरह बिल्डिंग्स बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं। बिल्कुल कि उसमें बहुत सारी सनतें, सिर्फ ये नहीं कि वही 2 शोबे हैं बल्कि उनके साथ साथ और बहुत सारे 40 तो उसके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहाँ तक किसान की बात है कि किसान की चीज़ें, उसके ऊपर भी यही आता है कि पिछली हुकूमत ने उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हम ज़रूरी मुल्क होते हुए बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं सब्जियां या गंदम या कोई भी चीज़? हमारा तो मुल्क सरप्लस, कम से कम पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो तो हमारी अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल अपनी होनी चाहिए। किसानों को इतना आप दें कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो उसको, लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ा मसला आड़ती का था, तो अब तो कहा है कि उसके किरदार को खत्म किया जा रहा है। अगर तो ऐसा हो जाता है फिर तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल, क्योंकि मिडिल मैन जो है वही एक्चुअली महंगा करता है। आप यकीन कीजिए, कराची में रहती हूँ मैं,
मैं खुद अगर सोराब कोट जाऊँ, वहाँ से कोई चीज़ लूँ, तो वो 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मुझे मिल जाती है, और डिफेंस में आते आते वो 150 और 200 की कीमत पहुंच जाती है। तो वो इतना सा 1-1.5 घंटे का सफ़र है जो वहाँ से वहाँ तक करना होता है, और चीज़ें आसमान पे पहुंच जाती हैं। तो आप सोचें कि मिडलमैन कितना कमा रहा है। जब कारखाने से वो चीज़ निकलती है, खेतों से वो निकलती है और हम तक पहुंचती है, तो वो 100 या 200% से भी ज़्यादा कमा रहा होता है। तो ये इस मिडलमैन के ऊपर चेक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कराची का जिक्र भी किया, इकोनॉमिक हब है हमारा। डॉक्टर साहिबा की तरफ भी मैं आऊँगा इस हवाले से। कुछ इस तरह के चीदा मामलात हैं, जिस जैसे आपने फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जिक्र किया। हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली कराची का। more than 65% मैं कहूँगा कि वो इनकम जनरेट करता है वो कराची, और ख़ुद बजाते खुद फिर ब्लू इकॉनमी है फिर हमारी। उस पर भी थोड़ी सी मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँगा। ये बताइएगा कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है, और जिस मिडल मैन की आप बात करती हैं जो बिज़नेस करता है या कारोबार करता है, तो क्या आप समझती हैं कि उसको कॉन्फिडेंस दिलाया गया है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पूरा एतमाद होकर बिज़नेस कर रहा है? देखिए, बिज़नेस तो जो लोग कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे, जो अभी कर रहे हैं, वो उनके अंदर तो ये कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर लेके जाएंगे, अपने कारोबार को बेहतर लेके जाएंगे। लेकिन जिस तरह कामयाब जवान है, या जिस तरह ख़वातीन के लिए हो रहा है, या जिस तरह एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को दिया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे अब। तो आप देखिए, 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का कर्जा दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। अगर आप करना चाहें तो मेरे ख्याल में 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हेल्प है गवर्नमेंट की तरफ से जो वो उसे दे रही है कि एटलीस्ट जवान और ख़वातीन जो हैं वो तो अपने कारोबार को शुरू करें, वो तो इस जगह पे आएँ कि वो किसी के मोहताज ना रहें। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आस्ता आस्ता ही आएगी, एकदम फ़ौरन तो नहीं आ जाएगी। ज़ाहिर है कुछ चंद लोगों को मिले हैं पैसे, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, अब बाकियों को मिलेंगे आस्ता आस्ता, तो वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने भी बात की, पार्लियामेंटेरियंस का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। डेफिनेटली हम एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी, ज़रूरी पैदावार, ज़राअत हमारी पूरी दुनिया में एक इनफरादी हैसियत भी उसकी है। उसके बावजूद हमारे पेरिशेबल आइटम्स का जो हमें मसला होता है इंपोर्ट करवाने का, आपने देखा कि पिछले दिनों में टमाटर्स का, अशिया खुर्दनोश का कितना हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ा। फिर हम इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि हमारे टेक्निकल लोगों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, एजुकेशन सेक्टर में हम बात करें, तो हमारे पास हम बड़े रिच हैं इस हवाले से। उसके बावजूद भी आज तक स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो इस क्राइसिस में लगी है कि जी हम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, हम महंगाई की बात करें, हम बुनियादी सेहत की जो सहूलियात है वो फराहम करें और एजुकेशन फराहम करें, जबकि ये तो देना ही है, ये तो फ़राइज़ में शामिल है स्टेट का और गवर्नमेंट्स का। तो हमने तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स लेने थे, हमने तो गैर मामूली फैसले करने थे। इन हालात का जिम्मेदार कौन है? और जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी ज़राई पैदावार थी, हमारी प्रोडक्शन थी, वो माइनस में जा रही थी, अब ये हुआ है कि 2.7 से बढ़ चुकी है हमारी प्रोडक्शन। तो ये किस तरह का आप समझते हैं इंडिकेटर है? देखिए, आपने एग्रेरियन सोसाइटी की बात की ना, आप 60 से ऑनवर्ड देखिए तो आपको इसके अंदर डिक्लाइन नज़र आता जाएगा। हमने बिल्कुल इस पर फोकस नहीं किया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप मॉडर्न इकोनॉमी के साथ जब तक बैकवर्ड लेके नहीं चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं होगा, वो इंटरट्वाइन होके नहीं चलेंगे, आपकी इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं होगी, और ये प्रूव भी हुआ है। अब वापस हम जा रहे हैं, जिस तरह से अब इस दफ़ा आप बता रहे हैं, इस गवर्नमेंट ने कोशिश की और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बेहतर हुई है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो तो एग्रीकल्चर था, उसको हमने छोड़ दिया। एंटरप्रेन्योरशिप हमने की नहीं, और डायरेक्ट अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ये समझने की बात थी कि आप एक मिडिल मैन को आप कम करें, बहुत अच्छी बात है। ये भी अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नेंस का, कि वो एक इस्टेब्लिश एक इनफॉर्मल सेटअप बना हुआ है बहुत अरसे से, उसको कैसे ख़त्म होगा और उस तरह से कैसे ये बेनिफिट पहुंचेगा उनको। लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड स्टेप। और सेकेंडली ये कि जब आप ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसका ख़ास तौर पे जो कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, उसके अंदर जो आपका पावर सेक्टर है, जिस अंदाज में महंगी हुई बिजली पिछले कुछ अरसे में, और उस तरह से आपकी इंडस्ट्री बंद हुई, चलें वो शुक्र है कि अब काफ़ी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद सी पैक आने के बाद उसमें काफ़ी बेहतरी आई, और अल्टरनेट एनर्जी की तरफ अब हमें जाना है। इन सब चीज़ों को लेते हुए जो हमें इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वक्त करने की, बहुत अच्छी बात है जो आपने तकरीर की बात की और उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, सब
पॉलिसी लेवल पे ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। इमीडिएटली जो चीज़ ज़रूरत है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप देखें कि इस वक्त हमारा, आप कहें जी पब्लिक डेट हमारा बढ़ गया है या फिजिकल डेफिसिट हमारा कम हो गया है या हमारा जो पब्लिक एक्सचेकर है उसमें पैसा ज़्यादा आ गया, ये मैटर नहीं करेगा एक ऑर्डिनरी सिटीज़न को। सबसे और बहुत आसान है एक इस सोसाइटी के अंदर बिहेवियर चेंज लाएं कि इंपोर्ट पर अपनी कम से कम रिलायंस रखें। लेकिन उसके लिए फिर एक और इससे सवाल तो पैदा जी, होता है, जी। क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा जी, है, जी। तो मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। तो फिर ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये बड़ा मैटर करेगी। अगर हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाते हैं, तो फिर क्वालिटी कंट्रोल का भी तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है। उसमें हम काफ़ी पीछे हैं, उसमें भी बड़े हमारे जी, मसाइल हैं। ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट पर भी हम बात करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त फूड इन्फ्लेशन की। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आज जो गुफ्तगू की है उसके चंद इक़्तिबासात आज हमारे इस शो का हिस्सा हैं, उसे ज़ेर बहस लाए हैं। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा भी बात कर रही थी और हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात कर रहे थे। नूर फातिमा साहिबा, ये बताइएगा कि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। माजी में भी यही होता रहा और एक ट्रेंड सेट है हमारा कि हम ये समझते हैं कि मिडिल क्लास या लोअर तबका जो है वो यूटिलिटी स्टोर से ज़्यादा इस्तेफादा करता है। बात फिर मयार की आती है, जिस
एक्सपोर्ट की भी हम बार बार बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, और मिर्ज़ा साहब से बारहा मुख्तलिफ शोज़ में मैंने इस पे बात की। तो आप ये बताइएगा कि इस क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जो है हमारा कितना रुझान है, क्योंकि अशियाए खुर्दनोश की और यूटिलिटी स्टोर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मयार पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। हाँ, देखिए, अगर आपने सब्सिडाइज करना है और आपने साथ ही मेयार को कंप्रोमाइज़ करना है तो इट हैज़ नो यूज़। ठीक है। तो अगर वो उतने ही लोगों में बीमारियों को क्रिएट करना है तो आपको पता है कि हर बीमार बंदे का एक जीडीपी के ऊपर एक और इम्पैक्ट है उसकी सेहत का। सो सब्सिडाइज करने का मतलब तो ये है कि सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको दी जा रही है, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा कास्ट है वो गवर्नमेंट उठा रही है। ठीक है। तो ये है सब्सिडाइज का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी में उसको कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। सो इस चीज़ का ख्याल मेरा ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक मैं गवर्नमेंट की इंटेंट में समझती हूँ खराबी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि सब्सिडाइज चीज़ें हों, लेकिन वो नीचे तक ये चीज़ जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो आई थिंक वो समझना पड़ेगा। सब्सिडाइज तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी सब्सिडी दी जाती है, मास ट्रांजिट को सब्सिडी दी जाती है जी, गैर मामूली हालात में आपको सब्सिडी कहा जाता है कि आप न दें, खास तौर पे एग्रीकल्चर में, क्योंकि आप एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं जी हम दें, WTO में यही तो बहस है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की। वो कहते हैं कि जी आप जब अपने गंदम को सस्ता कर देते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी ऑलरेडी एक मार्केट है, तो आपकी ज़्यादा बिकती है और हमारी नहीं बिकती। ठीक है। तो इसलिए आप सब्सिडाइज ना करें, हम करें, तो हम उस बात को नहीं मानते। लेकिन सब्सिडी दी जाती है हमेशा। सब्सिडी बेसिकली रिलीफ, लेकिन मैं पर्सनली मेरे लिए सब्सिडाइजेशन जो है वो एक बैड इकोनॉमी है। क्योंकि आप बेसिकली देखिए ना, अगर आपको ये एक बॉटल लेनी है 100 रुपीज़ की, आप ये 70 की दे रहे हैं, 30 रुपीज़ आप ले रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है ना वो इसके 30 रुपीज़ की वैल्यू को नहीं समझ रहा। तो ये वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सिडी जहाँ भी आप दें इंतहाई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में दें जहाँ आप समझते हो, अदरवाइज सब्सिडी की ज़रूरत नॉर्मली जो आपका एस्टेब्लिश सोसाइटीज़ हैं उसमें नहीं होती है। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब हमारे लिए यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को आप ही दूर कर सकते हैं। यहाँ ये होता है कि एक पॉलिटिकल इशू भी बनता है। डेफिनेटली अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो कहा जाता है कि जी मुल्की इदारे हैं, अब बोर्ड भी बनाया जा रहा है निजकारी कमीशन के जरिए। तो आप ये बताइएगा हमने करना क्या है? हमने सब्सिडाइज, अगर सब्सिडी नहीं देनी तो ओवरऑल हमारी इकॉनमी पर उसका इम्पैक्ट होता है कि हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते, हम सब्सिडीज नहीं दे सकते। मैंने पूरी दुनिया की भी मिसाल दी, आपको बेहतर पता होगा। दूसरी जानिब प्राइवेटाइज करना, प्राइवेटाइज कर दिया PIA, कैस्को, रेलवे का, वो भी एक पॉलिटिकल एक लॉस होता है और डेफिनेटली वो भी ठीक नहीं है। सब्सिडी के हवाले से भी हुकूमत का स्टांस आपके सामने है, हमने करना क्या है सर? जी, पहली चीज तो यह है कि मैं मैडम नूर से करूंगा कि जो सब्सिडी दी जाती है अक्रॉस द बोर्ड, ये एक अच्छा उम्मीद नहीं है, ये माशियत में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। और उसकी वजह यह है कि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देते हैं जिसमें बिजली के नर्ख हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, तो उसमें अमीर आदमी जो मर्सिडीज आके या रोल्स रॉयस लेके पेट्रोल डलवा रहा है उसको भी वो इतनी सब्सिडी या तखफीफ प्राइस में मिली है, और एक मोटरसाइकिल वाला जो आ रहा है जो 2 लीटर डरा रहा है उसको भी वो मिल रही है। बिजली में जो स्विमिंग पूल की हीटिंग कर रहा है उसके बिजली के यूनिट में भी आपने कमी करी है, और जो बेचारा 300 यूनिट में घर पे मजदूर पंखा सिर्फ चलाता है उस पर। तो मैं टारगेटेड सब्सिडी का हामी हूँ, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी का हामी सजाद मैं नहीं हूँ। ठीक है, यानी आप टारगेट करके दें उन लोगों को जो उसके मुस्तहिक हैं, जो उसके हकदार हैं। खाने पीने की अशिया में पूरा दुनिया में फूड ग्रेन पे, फूड आइटम्स में बिलियंस ऑफ डॉलर यूरोप देता है सरवाइव करने के लिए अपने एग्रीकल्चर को। तो उसमें हमारी तो फिर भी कुछ नहीं, और IMF एतराज करता है हमारे यहाँ उस क्वांटम की सब्सिडी है ही नहीं। ठीक है। तो सब्सिडी बिल्कुल दी जाए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड के बजाय टारगेटेड सब्सिडी हो। अब जो इदारों की आपने नाम ली उसमें 4 इदारे हैं, PIA, रेलवे, स्टील मिल और वापडा। ये लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें चंद ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन 500 अरब रुपए सालाना आप इसमें झोंक रहे हैं, गुड मनी फॉर बैड मनी। ठीक है। ये भी आप सस्टेन नहीं कर सकते। 2 सालों में 1000 अरब हो गए, 3 सालों में 1500 हो गए। लिहाजा इसके लिए भी जरूरी है कि इन इदारों की निजकारी की जाए या रीस्ट्रक्चरिंग की जाए।
वो डिपेंड तो करता है बेग साहब कि ये सारी ये जो यही तो मैं आपसे बैलेंस पूछना शीट चाह रहा पे था, बेग साहब यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आप कहते हैं कि जी सब्सिडी भी हर सेक्टर में ना नहीं देनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, या मखसूस एरियाज का जिसका यूरोप इवन के डेवलप्ड कंट्रीज में सब्सिडाइज किया जाता है, मास ट्रांजिट के मंसूबे होते हैं, दीगर होते हैं, लेकिन फिर अगर प्राइवेटाइज की तरफ आए तो फिर एक पॉलिटिकल लॉस होता है जिसका मैंने, फिर अगर डाउन साइजिंग की तरफ आते हैं तो भी एक अलमिया है, और देखिए फिर तो कहाँ देखिए जाएं सर? आपको ये तो पता ही है कैंसर है इन 4 इदारों में। हाँ कैंसर के लिए सर्जरी करनी है आपने, जी। लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी हुकूमत अगर लोगों को निकालती है तो वो आपके लिए अनपॉपुलर एक एक्ट है, तो वो भी आप घबराते हैं करते हुए। आप डाउन साइजिंग में करते हैं, उसमें भी अपोजिशन उसको उछालेगी यकीनन कि आप मुलाजमतें देने का वादा करके आके मुलाजमतें छीन रहे हैं। लिहाजा इसमें आपने कुछ एक मॉडल हमारे पास है गोल्डन हैंडशेक वगैरह का, जिसमें उन इदारों को जिनकी निजकारी के लिए आप गए, आपने गोल्डन हैंडशेक दिया है और लोगों को रकम वो मिली है जिससे वो छोटा मोटा अपना कारोबार कर सकें अगर उनकी वो जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो जाती है। और इसी तरह इनमें रीस्ट्रक्चरिंग का भी एक मॉडल नया सामने आया है कि इन इदारों को रीस्ट्रक्चर करके लीज के ऊपर भी दिया जा रहा है। जैसे स्टील मिल के लिए मेरी मियां मोहम्मद सुमर साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे 2-3 मुल्क हैं जो हमारे साथ लीज लेने पे तैयार हैं। तो इस तरह की चीजें से बर्डन आपका कम हो जाएगा और वो लोग अपनी एक्सपर्टीज से और नए फंड्स डाल के इन इदारों को फाल बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हर हुकूमत, माजी की हर हुकूमत पहली बजट स्पीच में अपने यही कहती है हम इनको नेशनलाइज कर रहे हैं और फौरन कर देंगे, और जब वो जारी होती है 5 साल के बाद भी तो ये इदारे बिल्कुल उसी तरह से उसी शक्ल में होते हैं जिस शक्ल में ये हुकूमत जब आई थी तो मौजूद थे। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन खुदारा एक सीरियस इशू है, जिस तरह सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने जस्ट डॉक्टर साहब ये पेन मेरे हाथ में था, ये सर्कुलर डेड वाला ही मैं आपकी तरफ आने लगा था। बड़ी आपने अहम बात की है, सर्कुलर डेड और आईपीपी से कैसे छुटकारा पाया जाए सर? देखें सर्कुलर डेट जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको निकलना होगा। आप कर तो देते हैं पॉपुलर होने के लिए। इसमें एक तो वो है कि जो सब्सिडी का एलिमेंट शामिल है। अब बिजली की है पड़ रही है 20 रुपए की, आप चार्ज करवा रहे हैं इंडस्ट्री को 14 या 16 रुपए की। अब वो 4 रुपए का जो अमाउंट है डिस्काउंट या सब्सिडी वो आप दे नहीं रहे उस डिस्कोस को। हाँ। वो जमा होता चला जा रहा है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई फिर देने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है। जैसे अभी कहा। दूसरी चीज जो है इसमें उससे ज्यादा जो खतरनाक है वो ये है कि सर्कुलर डेट में आपने डिस्कोस की एफिशिएंसी को मद्देनजर नहीं रखा है। ये वो इदारे हैं जो 20-20, 25-25% उनमें लॉसेस हैं, टीएनडी लॉसेस जिसको कहते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। दुनिया में 8% लॉस से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, 7%, 6% जो अच्छे मुल्क हैं। तो आप टारगेट दें मैनेजमेंट को कि मुझे एक साल में 5% टीएनडी लॉस को कम करना है और ये तमाम लॉस जो है मुझे 5 साल में जीरो करना है। बेग साहब ये बताइएगा, बेग साहब रिकवरी आपकी नहीं हो रही है, आप 90%, 85% रिकवर कर रहे हैं, हाँ। 15% हर साल जो है वो आपका जमा होता जा रहा है, ठीक है, जो आपको रिसीव नहीं हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी आपको लेने होंगे। अच्छा बेग साहब मैं इसमें बड़ी अहम बात, क्योंकि मैंने मैडम की तरफ भी जाना है, बढ़ना है, नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ। अभी आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने प्रोडक्शन के हवाले से बात की। अगर हम पर यूनिट बिजली जो है लेट्स सपोज 18 से 20 रुपए में हम तैयार करते हैं या हमें पड़ती है, वो प्रोडक्शन होती है हमारी, उसकी कॉस्ट हमें मिलती है, फिर हमें उस पर सब्सिडी देनी पड़ती है। कमर्शियल के लिए A1 A2 का मसला हमारे आता है। अगर हम जब बेल आउट पैकेज लेते हैं IMF का या किसी भी इदारे का जो फाइनेंशियल हमें कर्जा दिया जाता है, तो क्या ये बिजली के टैरिफ या सब्सिडी से हमें रोका तो नहीं जाता सर? स्टेट बैंक को तो रोक दिया जाता है बड़े मसले। बिल्कुल IMF के लिए गाली है वो, जब आप सब्सिडी की बात करते हैं दे मेक ए लॉन्ग फेस और कहते हैं निपरा से कीमत बढ़ा दें, और फिर एक आम आदमी जो बेचारा वक्त पे बिल भी पे कर रहा है और उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है इससे ज्यादा नहीं है, उसके पर यूनिट में जी 4 रुपए 3 रुपए की कीमत बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं इस तरह से सर्कुलर डेट को कम करें, तो ये फेयर नहीं है।
आप सर्कुलर डेट जो है उसके जो एक्चुअल अवामिल है उन्हीं को एड्रेस करें। आप ठीक है। बिजली की कीमत बढ़ा के और उसका ठीक। क्रॉस द बोर्ड पास ऑन कर देने से आप 70 अरब 50 अरब 60 अरब हर साल इस तरह से अपने सर्कुलर डेट कम करेंगे तो ये वायबिलिटी ये नहीं है। लिहाजा आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी भी आपको इन डिस्कोर्स को जिनकी हर साल आप वादा करते हैं कि आप निचकारी करेंगे या रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उनके वो ठीक है। अमाउंट को सही करें जो सही। सर्कुलर डेट बनाने मैं का बेग साहब कारण है, आपकी तरफ कॉज दोबारा है। दोबारा भी और बेग उसमें साहब मैं टी लॉसेस भी हैं, ठीक है। उसमें लेस रिकवरी भी है, उसमें एफिशिएंसी भी है, ठीक है। फंडनेस महंगे। मैं बेग साहब आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा और ख़ास तौर पर ये जो आपने बात की है नुसरत वाहिद साहिबा, ये बताइएगा कि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्रोविंस जो है सूबों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माजी में भी यही हुआ, अपने अपने डायनामिक्स होते हैं तमाम प्रोविंस के, अपने अपने इनिशिएटिव होता है, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको देख के किया जाता है। कीमतों के इस्तेहकाम के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर काम करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, वो मसाइल भी हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, पॉलिटिकली भी नहीं रहता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसको यकीनी बनाने के लिए कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान ना हो, कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, क्या हिकमत अमली है? देखिए बाकी 3 सूबों में तो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत है और वो चीज़ें ठीक चल रही हैं। सिंध में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज़ जब करना शुरू करते हैं तो उधर से या तो डिनाई कर दिया जाता है या किसी ना किसी तरह उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो उनसे अब जिस तरह गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ये अमूमन मुलाकात कर रहे होते हैं और आपस में चीज़ें और तजारती लोगों से ख़ास तौर पर बिजनेसमैन के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं ताकि चीज़ों को एक सतह पर लेके आया जाए। पूरे मुल्क में जो भी चीज़ है वो उसी एक प्राइस पे बिक रही हो, एक प्राइस पे लोगों को मिल रही हो। और जो सब्सिडी की बात है, जहाँ तक कि हुकूमत दे रही है सब्सिडी, वो सिर्फ मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा गरीब लोगों को ज़्यादा होना चाहिए बनस्बत इसके कि वो लोग जाके, जैसे भाई भी कह रहे थे कि जी मर्सिडीज़ में जाके पेट्रोल डलवा रहे हैं और एक बाइक वाला उसको एक ही कीमत पे मिल रही है। तो इसको भी आपस में मेरे ख्याल में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि अगर उस तरह का आदमी आ रहा है तो उसको इतनी मिले। एक आम आदमी को तो नुसरत वाहिद साहबा इस चीज़ से सरोकार नहीं है ना, इन्फ्लेशन को उसे पता नहीं है, बिल्कुल जीडीपी को उसकी समझ नहीं आती तो है, रोज़मर्रा की चीज़ें उसको चाहिए। ये चाहिए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नजर आए कि एक बंदा जो है इजी इसकी एक्सेस है, बिल्कुल परचेजिंग उसकी इजी है, वो जाता है, वो कुछ परचेज करता है, तो फिर वो ये समझता है कि हुकूमती इकदामात और पूरी दुनिया में भी आलमी जो मंजरनामा है या तनाजुर में जो देखा जाता है किसी मुल्क की भी मईशत को, एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी को देखा जाता है। तो इसीलिए हुकूमत सब्सिडी दे रही है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे सब्सिडी दे रही है ताकि आवाम को आसानी से मिल जाए चीज़ें, क्योंकि उनके लिए तो खाना पीना और रहना ही उनके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि अगर खाने को उनको नहीं मिल रहा, वो 3 वक्त का खाना खाते खाते 2 पे आ गए, 2 से 1 पे आ गए और 1 भी अगर नहीं मिल रहा तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो इसीलिए हुकूमत अपने ऊपर बोझ डाल के उनको सब्सिडी दे रही है कि आम आवाम को कम अज़ कम चीज़ें सस्ती कीमत पे मिल रही हैं। और जहाँ तक सूबों की बात है तो सूबे आपस में मतलब अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे तो उनको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, स्पेशली सिंध सूबे को, क्योंकि वो उनके वहाँ पे एक अलग हुकूमत है। बाकी तो सारे पीटीआई की है सारी, और वो लोग मानते भी हैं बात और कर भी रहे होते हैं सही तरीके से। तो सिंध की हुकूमत का थोड़ा सा मसला होता है, हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई चीज़ उभर के सामने आ जाती है। लेकिन अब मेरे ख्याल में मैंने कल परसों भी देखा कि कायद-ए-आज़म मज़ार पे भी गए, वो दोनों इकट्ठे थे, गवर्नर भी और चीफ मिनिस्टर भी। इसी तरह अगर मुख्तलिफ ओकेजन पे लोग इकट्ठे होंगे तो चीज़ें ठीक होती जाएंगी इंशाल्लाह। और अभी 2 साल तो बाकी हैं हमारे, तो इसमें हम लोग काबू पा लेंगे कीमतों के ऊपर भी। शोबे पर भी एमएसटी दी गई और बड़ा अच्छा तामीराती शोबा बहुत जो अच्छा है, उसका रिजल्ट उसमें हुआ। बड़ी तरक्की हुई। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि सीमेंट की और स्टील की जो कीमतें हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब उसमें फिर वही बात आ गई जो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब करते, एक मर्सिडीज़ वाला है और एक बाइक वाला है। इसी तरह तामीराती शोबे में एक मिडिल क्लास है और एक एलीट है, डेफिनेटली। तो उनके लिए भी तो फिर ये एक मसला है ना। देखिए डेफिनेटली जब आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा उसके कैटेगराइज कर दिया जाता है या ऐसे शोबे को जो खास तौर पे बहुत अच्छी आपकी सजेशन है। लोग देख रहे होंगे, हमारी हुकूमत के भी लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो मेरे ख्याल में इसको नोट कर लेना चाहिए कि हमें
सब्सिडी भी अगर दे रहे हैं ना तो उसमें भी नज़र आ रहा हो कि किसको दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे। कि अगर सीमेंट भी ख़रीदने जा रहा है, एक मजदूर जा रहा है, वो 2 कमरे का घर बनाना चाहता है, तो उसको मेरे ख्याल में वो कीमत कम कर देनी चाहिए, और जो प्लाजा बना रहे हैं उनके लिए थोड़ी कीमत ज़्यादा हो जानी चाहिए। ठीक है। तो उससे बेहतरी हो जाएगी और आवाम खुश हो जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, आज वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जो मज़दूर की उजरत है उसमें इजाफा हुआ है, यानी अगर उसको 10,000 रुपये मिलते थे तो अब उसको 15,000 रुपये मिलते हैं। मज़दूर की उजरत तो बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ एक और मसला ये है कि इन्फ्लेशन का उससे पे कोई असर नहीं हुआ। अगर 10 to 15 पे पड़ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है। तो फौरी तौर पर जो इनिशिएटिव हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं, उसे किस तरह देखती हैं आप? देखिए, रियल इंक्रीज़ कहते हैं ना इसको, कि रियल इंक्रीज़ कितना हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके इन्फ्लेशन में इट इज़ गॉन। वो जो 15,000 अगर बढ़ गए, 5,000 अगर बढ़ा है। सो देखिए, ये जिस वक्त आपकी पैरिटी आएगी ना, ये जो रुपी और डॉलर की, और हमारा रुपी अप्रिशिएट करेगा, तो उस वक्त उस मज़दूर को फ़ायदा होगा इन बढ़ी हुई कीमत का जो आप बता रहे हैं, जो रेज़ उन्होंने किया। अगर इन्फ्लेशन रहता है तो मैं नहीं समझती कि उनको जो बड़ी हुई आप बता रहे हैं, जो रेस कर रहे हैं, उसका कोई भी फ़ायदा उनको, क्योंकि वो तो उन्होंने इक्वली उसी तरह से स्पेंड करना है ना। सो इन्फ्लेशन सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है। देखिए, स्टेट जो है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम है। यस, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें हम कहते हैं रेट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, वो आप देखिए पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप इंपोर्ट किए बगैर भी बड़े आराम से अपना फूड को आप पूरा कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपकी जो प्लानिंग के जो आपके इदारे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। वो क्यों प्लान नहीं कर सके, पॉपुलेशन के हिसाब से क्यों प्लान नहीं कर सके, इंतजामिया भी और पॉपुलेशन की, प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं उनकी सबकी। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम ये बात करें जी इकोनॉमिक्स की बात या एक फाइनेंस मिनिस्टर की बात है, इसके लिए तो पूरा आपका होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी। और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए तो देयर इज़ नो फर्दर टाइम विद द गवर्नमेंट। जिस हद तक लोग अब इस वक्त तक आ गए हैं, मैं भी इस वक्त बैठ के आपके इंडिकेटर्स की बात करूं, मुझे खूबसूरत इंडिकेटर्स लगते हैं। फिजिकल डेफिसिट कम हो गया है, हम कहते हैं जी हमारा जो है एक्सचेकर में पैसा ज़्यादा आ गया, स्टेट बैंक बढ़ गए हैं, आपने अब जो रियल एस्टेट की बात है वो बढ़ गई है, हमारा IT का सेक्टर हमारा जो है उसका सर्विसेज बढ़ गया है, हमारे एग्रीकल्चर। लेकिन अल्टीमेटली जनरली यू जस्ट गो ऑन द ग्राउंड, एक स्ट्रीट पे जाइए तो आप देखिए कि लोग नहीं खाना खा पा रहे। तो कहाँ फ्लॉ आ रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा, आप नहीं समझती कि कुछ और भी इसमें अवामिल कारफरमा है? लेट्स सपोज हम सीड्स की बात करते हैं। हाँ। हमारे फ्रूट्स, मैं नाम ले लेके बता दूं, हमारा एप्पल, अब सिर्फ बलूचिस्तान हमारी 40% के करीब सेब की जरूरत पूरी करते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी करते हैं बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो है तोर कोलू है, हमारे पास गोल्डन सेब है। फिर आम की, हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो जो है आप देखें गल्फ में इवन कि हमारा कितना पसंद किया जाता है। लेकिन अब एक फैक्टर इसमें और भी आया, आपने भी ये चीज देखी होगी, सीड्स अब हमारे लोकल नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर। और एग्रीकल्चर के शोबे के लिए जो जरूरियात हैं उसमें भी काफी चीजें इंपोर्ट होती हैं। इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल है। आप जो चीज़ आपकी इंडिजिनस अप्रोच जो है ना, जो लेटेस्ट आपकी जो डेवलपमेंट की अप्रोच है, वो आपसे कहती है इंडिजिनस ग्रोथ पर फोकस करें। जो आपको लोकली मिल सकता है, व्हाई टू इंपोर्ट देन? एक चीज का इंपोर्ट भी आपका $1 है, जो कि आपको अब हाइब्रिड हो गई है ना, अब तो हाइब्रिड है सब। अब हर चीज नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा फंडामेंटली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें हम रोक सकते हैं, हम कॉस्मेटिक्स है, इसके अलावा आपका जो जूसेस हैं, बहुत चीज़ें आप रोक सकते हैं और हम लोगों को कह सकते हैं। अच्छा, वाटर टेबल का भी इसमें, वाटर मैनेजमेंट का बिल्कुल बड़ा अमल दखल है इसमें। और हमारे लोग, हमारे किसानों के भी कुछ मसाइल ऐसे हैं कि वो ट्रेंड इतने नहीं है। जहाँ पे मुझे याद है एक सेमिनार में था तो उसमें 2 चीज़ों को बहुत फोकस किया गया, वाटर मैनेजमेंट पर और किसान की ट्रेनिंग पे। यानी जहाँ पे अगर आपको 1 लीटर पानी किसी पौधे को देने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप 15-15 लीटर पानी दे देते हैं। तो पानी का ज़िया और ड्रिंकिंग वाटर और ख़ासतौर पे सरफेस वाटर का भी तो हमारे साथ बहुत मसला है। ये प्लानिंग मिलके नहीं हो सकती कि ताकि एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ये चीज़ें, ये डॉक्टर साहब मिल के ही होगी। अदरवाइज ये यही होगा होच पोच जो अब इस वक्त हम देख रहे हैं, ये मिल के ही होगी। अगर सबसे पहले आपको प्लानिंग की ये ज़रूरत है कि हाउ मच यू नीड फूड, जितना आपको कितना चाहिए, आपकी कितनी आबादी है, ये कोई बहुत बड़ी साइंस है जो नहीं हम कर सक रहे हैं। और जिसके लिए हमें आए दिन हम कहते हैं अनियन इंपोर्ट करें या पोटैटो इंपोर्ट करें, टोमेटो इंपोर्ट करें। वाई, क्यों नहीं हम इन पेरिशेबल आइटम्स तो हमारे अपने हैं, हमें क्या जरूरत पड़ गई नहीं इसमें? तो मेरा बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है और वो ये है कि इसमें देयर इज़ नो टाइम।
कि नाउ पीपल आर रियली सफरिंग, वी शुड नॉट लीव देम एट द मर्सी ऑफ द मार्केट। ठीक है तो ये अब इसको समझने की इस वक्त जी। नुसरत वाहिद साहब, आखिर में आप क्या कहेंगी कि एक आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना, उसे ट्रेन करना, उसको पानी का इस्तेमाल, उसको यूरिया का इस्तेमाल, हर चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। और आपको इस बात के बारे में पता है, लैंड्स का बहुत बड़ा इशू है और पिछले दिनों तो पीटीआई को ये भी क्रेडिट जाता है कि लैंड्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है और अब वो जो है वो डिजिटल होंगी, यानी कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होगा, घर बैठे हुए आप अपना फ़र्द और इंतकाल देख सकते हैं, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो हमारी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जहाँ पे हमें वैसे तो उसे बंजर कहते हैं, लेकिन उसको एग्रीकल्चर के लिए और प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है, इस हवाले से कोई इकदामात? देखिए अभी मुझे तो अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि हुकूमत भी इस बारे में कुछ कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन आपको ये पता है कि हुकूमत हर उस शोबे में जाके मदद करने की कोशिश कर रही है जो कि लोगों की मुश्किलों को आसान करे। तो वो ज़मीनें जो बंजर हैं या वो ज़मीनें जिन्हें कहा जाता है कि वो बंजर हैं, उस पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ के इर्द गिर्द के, उनको चाहिए कि वो थोड़े थोड़े तजुर्बे करने शुरू करें, उनके ऊपर खाद डालें, खुदाई करें, पानी दें, ताकि वो चीज़ जो है वो नज़र आए कि हाँ इस ज़मीन पे कुछ हो सकता है। लेकिन हमें काम भी करने की ज़रूरत है नुसरत वाहिद साहिबा। मैं क्योंकि फील्ड में बहुत काम करता रहा हूँ, हमारे पास वाइल्ड ऑलिव मौजूद है जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास पिस्ताशू है, वाइल्ड पिस्ताशू है जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बलूचिस्तान में भी बहुत है, इवन के सिंध में भी आपको ये मिलेगा। और अब हमने ये देखा कि ऑलिव के प्लांट्स और ट्रीज वगैरह भी लगाए गए हैं। ओवरऑल हम इस हवाले से काफ़ी रिच हैं। लेकिन फिर बात वही आती है कि फिर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है फिर उसमें एक एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट है, फिर एक रिसर्च का डिपार्टमेंट है। फिर हम बात करेंगे जी रिसर्च का फुकदान है, तहकीक में क्यों पीछे हैं हम? मैं बल्कि आप रिस्पॉन्ड थोड़ा सा देखिए, ये वो चीज़ें जो आपने फील किया ना, जिक्र किया जिन चीज़ों का, इससे आपकी इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो जनरेट होती है। तो वो क्यों नहीं आपके इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? इसके लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशंस चाहिए। यस, क्योंकि बाहर आप भेजेंगे, आपने उनकी क्वालिटी का ख्याल भी रखना है, वो पेरिश ना हो जाए, आपने उनका ख्याल रखना है, डिमांड का ख्याल रखना है। अगर आपके पास डिमांड इतनी आती है और आप वो मीट नहीं कर सकते तब भी ठीक नहीं है। तो ये ऐसे आइटम्स हैं, ख़ासतौर पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर फ्रूट देखें किस कदर वेस्ट हो रहा है, बट वी हैव नो मैकेनिज्म। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम इसको फोकस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। एक इसके अलावा लैंड की बात आपने की, देखिए हमें ये भी देखना होगा जो डेवलपमेंट हम हाउसिंग की कर रहे हैं उससे भी हो रहा है पर देखिए उससे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आ रही है। वो हमें चेक रखना होगा। ये जो हम एनओसीज दे रहे हैं बिल्डिंग्स के लिए, हाउसिंग के लिए, बहुत अच्छी बात है कि वो आपके नीड को करता है, लेकिन वो तो उसके प्राइम साथ मिनिस्टर ने कहीं कहा आप कि हाई राइज की तरफ आप बढ़े ना, आप कहीं ज्यादा ऐसा लैंड को तो ना नहीं घेरें, है आप हाई कि राइज की हम तरफ पर बढ़े। यील्ड कॉस्ट जो है वो जो प्रोडक्शन है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। और ये बहुत इस्लामाबाद के नियरेस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डेवलपमेंट शुरू हुई है, वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, तो ठीक ये है, भी देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर।